Hello everyone, welcome to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are continuing with the class 8 SOF series. The chapter we were on chapter number 1. The name of the chapter was crop production and management. So let's start. Let's start from our next topic, that is selection and sowing of seeds. See, it is for the in case the seeds are not good, then the crop will be not healthy and the crop's quality will be affected. So once the soil is prepared, seeds are sown in it. Sowing is the process of putting the seeds in the soil for growing the crop plants. What is sowing? Sowing means to put the soils, put the seeds in the soil in order to grow the plants. Okay, before sowing, the selection of seeds is very important. But before sowing, पहले when we sow the seeds, उससे पहले बहुत important है कि हम जो सीड्स की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी हो, अदरवाइज जो क्रॉप्स होंगे वो उससे इफेक्ट होंगे और क्रॉप्स की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द सिलेक्शन ऑफ सीड्स. द सीड्स should always be healthy and of good quality. The seed should be healthy and good quality so that the crop is also healthy and it is of good quality. So the next is diseased and low quality seeds reduce crop productivity in terms of both quantity and quality. Diseased जो ऐसे seeds होते हैं जो जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उससे क्या होता है, जो क्रॉप्स होते हैं वो जो क्रॉप होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है. जो क्रॉप्स होंगे वो क्या होंगे, क्वांटिटी में भी कम होंगे और क्वालिटी भी उनकी बहुत डिग्रेडेड क्वांटिटी होगी. Also, if infected seeds are sown in crop fields, pests may emerge out of these seeds, which may affect the other seeds and damage them completely. अब ऐसे seeds जिनमें जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, खराब थे, कोई भी डिजीज से ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, अब उनको अगर सो कर दिया जाएगा तो क्या होगा, फील्ड में जो बाकी के जो क्रॉप्स हैं, बाकी के जो सीड्स हैं, ठीक है, उस वो जो मतलब जो खराब सीड्स से इन्फेक्टेड सीड्स थे उनसे पेस्ट जो होंगे वो इमर्ज आउट होंगे और बाकी के जो सीड्स सो हो रखे हैं ऑलरेडी या फिर क्रॉप्स जो है उनको भी वो खराब कर देंगे. ओके, देन नेक्स्ट, एंड जो बाकी के सीड्स हैं उनको भी डैमेज कर देंगे. सो इट विल ऑल्सो इफेक्ट द अदर प्लांट्स कि अगर कोई और क्रॉप हमने ग्रो कर रखा है तो उस पे वो पेट्स जो है अटैक कर देंगे और उसका भी डैमेज हो जाएगा. नेक्स्ट, सी व्हाइल सोइंग सीड्स फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड. जब हम सो करते हैं सीड्स को तो कुछ पॉइंट्स जो है वो हमें माइंड में रखने बहुत जरूरी है. दोज पॉइंट्स आर seeds should be of good quality, healthy and free from diseases. As we talked कि seeds की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो डिजीज फ्री होने चाहिए और हेल्दी होने चाहिए. ठीक है, they must be planted at proper depth in the soil. Soil में एक proper depth पे वो planted होने चाहिए, ना कि तो ज्यादा अंदर होने चाहिए और ना ज्यादा इस सॉइल की जस्ट सरफेस के नीचे होने चाहिए. तो एक प्रॉपर डेप्थ पे उनको हमें प्लांट करना है. इफ प्लांटेड टू डीप इन द सॉइल they cannot respire, the plumule will not be able to push itself through the soil. अगर हम उनको बहुत डीप में, बहुत डेप्थ में अगर उनको हम सो कर देंगे सीड्स को, तो जो प्लूम्यूल जो इमर्ज आउट होता है आफ्टर जर्मिनेशन, वो प्लूम्यूल इमर्ज आउट नहीं हो पाएगा और सीड्स रिस्पायर भी नहीं कर पाएंगे. देन इफ प्लांटेड ऑन द सर्फेस, और अगर हम जस्ट जो सॉइल का सर्फेस है उसके जस्ट नीचे उनको प्लांट कर देंगे सॉइल के सर्फेस के, तो बर्ड्स जो है वो भी ईट कर सकते हैं, वो खा जाएंगे बर्ड्स उनको. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सीड्स मस्ट बी सोन एट अ प्रॉपर डेप्थ. तो प्रॉपर डेप्थ होने चाहिए, ना ज्यादा नीचे होने चाहिए डीप और ना ज्यादा सरफेस के ऊपर होने चाहिए. सीड्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन. सीड्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जर्मिनेशन के लिए. वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इवन फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड इवन फॉर द जर्मिनेशन प्रोसेस. सीड्स का जर्मिनेशन जब होता है वाटर बहुत जरूरी है. The soil should be therefore have water in it. तो soil के अंदर water present होना चाहिए so that dry नहीं हो seed, और dry होने के बाद में उसको water नहीं मिलेगा और water नहीं मिलेगा तो germination नहीं होगा. However, if there is too much water, seeds will die due to water logging. क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा पानी है, जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज्यादा पानी अगर सॉइल में प्रेजेंट है तो क्या होगा, सीड्स वापस डैमेज हो जाएंगे, सीड्स डाई हो जाएंगे एंड ड्यू टू वाटर लॉगिंग की वजह से.
So next point which is very important is seeds should be sown at proper distances. seeds जो जब हम sow करते हैं तो उन वो seeds जो है वो proper distance पे होने चाहिए एक दूसरे से, overcrowding नहीं होनी चाहिए कि one seed is sown here and the other one is also, because अगर overcrowding होगी या distance बहुत कम होगा आपस में, then if they will be too close they will compete and hence will not get enough water, sunlight and nutrients for their normal growth. What happens is if one seed is sown here and the other one is also sown here, so two crops will be grown here and those two crops will compete with each other for the nutrients and sunlight and water. Why? Because in that particular area is only for one, that particular area is only for one crop and we have sown two crops in that area, so they will compete with each other for nutrients, water and both of them will not be able to grow properly और दोनों की growth पर effect पड़ेगा उसका फिर, and development, तो development पे और growth पे effect पड़ेगा. There is wastage of field space if they are sown too far apart, and if the seeds are sown too far to each other, then then there is wastage of area of the field. So we have to keep these points in mind because these are the basics regarding agriculture. Next one. See, sowing can be done manually, that is by hand or with the help of an implement called seed drill. See, sowing जो होती है seeds को the sowing of seeds can be done manually, हम हाथों से भी कर सकते हैं ये, or we can use an implement that is known as seed drill. एक tool हम use कर सकते हैं seed drill to sow the seeds. Manual sowing, the question arises here, which an implement can be used for sowing the seeds? So the answer will be seed drill. Next, manual sowing. Seeds can be sown manually by sprinkling them into the soil by hand. Manual sowing क्या होता है कि जब sprinkle जो field है हमारा उस पे हम हाथों से sprinkle कर दें seeds को और हम manually उनको sow कर दें, then हाथों से कर सकते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ब्रॉडकास्टिंग बोला जाता है. इन विच वी सो द सीड्स बाय स्प्रिंकलिंग देम ऑन द फील्ड. सीड्स सोन इन दिस मैनर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली विच मे रिजल्ट इन द overcrowding. लेकिन इसमें क्या होता है? The thing is, as we are sowing the seeds by just sprinkling them, तो क्या होता है कि overcrowding हो जाती है. At one particular area seeds बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, at one particular area seeds बहुत कम गिर जाते हैं. तो overcrowding means कि एक particular area पे unevenly, इसमें इस manner में क्या होता है, कोई unevenly होते हैं. जो seeds हम sow करते हैं उनका कोई proper distance नहीं होता उनके बीच में, unevenly because we just sprinkled it into the field. तो क्या होता है, दिस में रिजल्ट इन ओवरक्राउडिंग. उसकी वजह से ओवरक्राउडिंग हो जाती है, सीड्स एक जगह पे बहुत ज्यादा गिर जाते हैं तो क्रॉप्स भी उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ओवरक्राउडिंग हो जाती है. This method may not ensure that all seeds are sown at the correct depth. अब इसमें ये भी प्रॉब्लम हो जाती है. This is also disadvantage कि मैनुअली जब हम ऐसे स्प्रिंकल करके सो करते हैं देन हमें ये नहीं पता होता कि we don't get it कि जो सीड्स है वो शायद प्रॉपर डेप्थ पे सो हो ही ना, शायद वो सरफेस के ऊपर ही रह जाएं. तो this is also advantage of manual sowing. Second one. See, sowing using a seed drill. Seed drill is a implement used for sowing the seeds. So we can do this by using seed drill also. A seed drill has a funnel shaped opening leading to long tubes. Seed drill में क्या होता है कि एक funnel shaped opening होती है जो कि आगे long tube से attached होती है. It is attached to a plow से attached होती है आगे. Seeds are put into the funnel. As the plow makes furrows in the soil, the seeds are deposited in the soil by the drill. क्या होता है? You can see in the picture. As you can see in this picture, आप देख सकते हो. See, in this picture you can see that कि जो ये this is a seed drill. ये जो इम्प्लीमेंट है ये सीड ड्रिल है. इसमें क्या होता है? सीड ड्रिल एक फनल शेप्ड ओपनिंग होती है. जैसे ये देखो यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे फनल शेप्ड ओपनिंग होती है सीड ड्रिल के.
लाइक दिस, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे सीड्रिल में फनल शेप्ड ओपनिंग होती है लीडिंग टू लॉन्ग ट्यूब्स। अब ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या होती है, ये लॉन्ग ट्यूब्स होती है इस जगह पे, यू कैन सी इन द डायग्राम। इट इज अटैच्ड टू अ प्लो, प्लो से अटैच्ड होती है ये, जैसे इसमें प्लो यू कैन सी हियर लाइक दिस वन, दिस इज अ प्लो, और प्लो से अटैच्ड होती है। तो क्या होता है, एज द प्लो मेक्स फरोज इन द सॉइल द सीड्स आर डिपॉजिटेड इन द सॉइल बाय द ड्रिल। जैसे ही फरो से जो प्लो जो है उससे जैसे फरोज होते हैं सॉइल में, गड्ढे होते हैं, तो उसमें जो सीड ड्रिल से सीड्स जो है उसमें बड़ो होते जाते हैं, एंड देन जो सीड ड्रिल से बड़ो होते जाते हैं और the seeds are deposited, जो ड्रिल होता है उससे, you can just imagine that कि इस मशीन में क्या होगा, ऊपर से सीड्स हम डालेंगे, इस फनल से वो नीचे जाएंगे, इधर प्लो है तो प्लो से क्या होगा कि जो खुदाई होगी वो होती जाएगी, और जो फनल शेप्ड ओपनिंग है जहां से, वहां से क्या होगा, सीड्स जो होंगे वो उस जो भी मिट्टी में जो भी वो गड्ढे हैं उसमें गिरते जाएंगे, तो उसकी वजह से एक प्रॉपर डिस्टेंस पे गिरेंगे ये, और सीड ड्रिल को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। द सीड ड्रिल सोज द सीड्स एट इक्वल डिस्टेंसेस एट प्रॉपर डेप्थ। इस मशीन में क्या होता है, फिक्स्ड होता है कि इतनी डिस्टेंस पे जो नेक्स्ट सीड है वो बड़ा होगा, ठीक है, और ये भी होता है फिक्स्ड कि इतने डेप्थ पे जो सीड होगा वो बड़ा होगा। तो इसमें फिक्स रहता है, एंड इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स बिकॉज इसमें एक प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन रहता है सीड्स के बीच में, और सीड्स ज्यादा डेप्थ में भी नहीं बड़े होते हैं और ना सरफेस पे रहते हैं, सो इट इज वेरी हेल्पफुल। सीड ड्रिल इंश्योर्स दैट द सीड्स आल्सो गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। सीड ड्रिल में ये भी होता है कि जब वापस वो उनको जो सीड्स हैं वो बड़े हो चुके हैं, ऊपर से क्या होगा, वापस जो सॉइल की लेयर होगी वो कवर हो जाएगी, और सो होने के बाद में जो सैंड की जो भी हमारी सॉइल की जो लेयर है वो वापस उसके ऊपर लग जाएगी। saves them from being eaten by birds। तो जैसे हमने पढ़ा था कि if the seeds are on the surface, अगर सरफेस पे रह जाएंगे तो बर्ड्स उनको खा लेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि बर्ड्स जो सीड्स हैं वो ऊपर से जो जैसी सीड बड़ो करते हैं उसके बाद में सॉइल की लेयर से उसको वापस कवर कर देती है सीड ड्रिल, उसकी वजह से कोई भी बर्ड्स उस पे उन सीड्स पे अटैक करके उनको खा नहीं पाते। नेक्स्ट वन, the seeds for certain crop plants like paddy, some vegetables such as tomato or onions are first sown in a nursery bed। See, nursery bed क्या होता है, जहां पे कुछ टाइम के लिए वो जो क्रॉप्स हैं वो बड़े ना हो जाएं तब तक उनको उस नर्सरी बेड में ही रखा जाता है। तो ऐसे कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे कि टोमेटो, अनियंस, और कुछ क्रॉप्स प्लांट्स हैं जैसे पैडी हो गया, और कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे कि टोमेटो, अनियंस। इनको पहले नर्सरी बेड में रखा जाता है, उसके बाद में इनको जो सॉइल होती है उसमें जाके उनको सेट कर दिया जाता है। When they grow at a certain age, they are transferred and planted in the main field। जब ये बड़े हो जाते हैं एक certain age पर इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है फील्ड में इनको वहां पे ले जाकर उनको लगा दिया जाता है। These small plants are called seedlings। इन small plants को क्या बोला जाता है, जो नर्सरी में होते हैं उनको seedlings बोला जाता है, बिकॉज ये सीड से थोड़े से सीड भी नहीं है, जर्मिनेशन भी हो गया लेकिन यंग प्लांट है, तो क्या बोलते हैं हम, सीडलिंग बोलते हैं इनको। From these healthy and disease-free seedlings are selected and transplanted in the field manually। अब इसमें से जो healthy और disease-free seedlings जो होते हैं उनको select किया जाता है और उनको फील्ड में लगा दिया जाता है। मैनुअली हाथों से भी ये वर्क करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन enables us to select the better seedlings। ट्रांसप्लांटेशन इज अ टेक्निक जिसमें क्या होता है कि हम बेटर क्वालिटी के जो सीडलिंग्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। इट ऑल्सो प्रमोट्स डीपर पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स। जो रूट्स है वो भी डीप में पेनिट्रेट कर सकती है, विच हेल्प्स टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी बढ़ती है। To select good quality seeds from spoiled ones, take a handful of seeds and put them in a beaker of water। The ones that float on water surface are not fit for sowing, while the other ones that sink are fit for sowing। We can see this
think that which seeds are good and which are not good by a experiment, and this experiment includes that to select good quality seeds. Spoiled ones जो है, spoiled seeds से जो good quality seeds है उनको अलग करने की एक टेक्निक है कि हम एक बीकर में वाटर लेंगे और हैंडफुल ऑफ सीड्स हम उसमें डाल देंगे. जो सीड्स ऊपर सरफेस पर फ्लोट करेंगे वो होंगे अनहेल्दी सीड्स, और जो नीचे डीप और जो वाटर में सिंक हो जाएंगे वो क्या होंगे, हेल्दी सीड्स होंगे. यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ ग्रेन्स. आप ग्रेन्स की हेल्प से ही कर सकते हो. जो ग्रेन्स को हम लेंगे, क्या करेंगे, वी विल टेक अ बीकर ऑफ वाटर and then we will put a handful of grains in that. जो grains के particles ऊपर float करेंगे they are unhealthy, और जो नीचे sink कर जाएंगे they are healthy. So this experiment can be done at the home also. Next, Olympiad bite. In India, a government body called National Seeds Corporation (NSC) is involved in the production and marketing of good quality agricultural seeds. इंडिया में एक कॉर्पोरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नेम है नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, जो इस सब में इन्वॉल्व है कि सीड्स का जो प्रोडक्शन है और सीड्स की जो मार्केटिंग है उस इन सब में इन्वॉल्व रहती है. और इन सब का जो भी like this NSC National Seed Corporation sees all these things कि जो सीड्स की मार्केटिंग है और जो सीड्स का प्रोडक्शन है इन सब पे वो गुड क्वालिटी के एग्रीकल्चरल सीड्स पे इन सब में इन्वॉल्व रहती है. NSC has also helped in setting up seed testing laboratories in different parts of the country. NSC ने कुछ इंडिया के different parts में seeds जो है उनके लिए seeds की टेस्ट करने के लिए seeds को laboratories labs भी develop करे हैं जहाँ पे seeds के different parts of country, हमारी country में बहुत सारे ऐसे different parts हैं जहाँ पे ऐसी लेबोरेटरीज ओपन करी है NSC ने जहाँ पे हम सीड्स को टेस्ट कर सकते हैं दैट दे आर ऑफ गुड क्वालिटी और नॉट. सीड्स कैन इजीली बी अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सीड्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इजीली अटैक कर देते हैं सीड्स पर. Therefore, farmers treat these seeds by dipping them in certain chemicals such as fungicides before sowing. क्या होता है कि सीड्स जो होते हैं उन पे कई बार कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर देते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं. तो टू प्रिवेंट दिस डैमेज, टू प्रिवेंट द seeds from microorganisms, farmers use some chemicals. कुछ chemicals वो use करते हैं जिसमें वो seeds को डाल के रखते हैं so that they are not attacked by insects और microorganisms. कुछ ऐसे और सो करने से बाद में क्या होता है, इनको सो करके उसमें से निकाल के बाद में उनको सो करते हैं तो ताकि वो कोई भी ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सीड्स पे अटैक ना करें. ऐसे केमिकल्स में वो डाल के रखते हैं. तो केमिकल्स जो होते हैं वो फंजीसाइड्स होते हैं और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं. These chemicals do not allow the microorganisms to attack and damage the seeds. तो ये microorganisms जो है ये हेल्प करते हैं कि जो seeds हो वो एकदम सेफली हो रहे, seeds पे कोई भी microorganisms अटैक ना करे, उनको खराब ना करे, उनकी क्वालिटी को डिग्रेड ना करे. नेक्स्ट वन, nutrient management. Next is nutrient management. When crops are grown in a field, they absorb nutrients from the soil. After growing different crops in the same field over a period of time, the level of nutrients in the soil may decrease as they are being used up by the crops. As we अब क्या हुआ, हमने सो कर दिया, जो हमारे क्रॉप्स है उनको हमने जो है फील्ड में सो कर दिया. अब वो क्रॉप्स जो है वो ग्रो भी हो गए, लेकिन जो सॉइल है हमारी उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है, उनको रेगुलरली उनका यूज हो रहे हैं. जो प्लांट है वो रेगुलरली क्रॉप्स जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है सॉइल में उनको रेगुलरली यूज कर रहा है. तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो जाएंगे सॉइल में से. तो इसके लिए भी एक टेक्निक होती है. इवेंचुअली द सॉइल में even turn infertile, not allow the growth of crops at all. At the end क्या होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स को अगर क्रॉप ने यूज अप कर लिया, सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लिया, अब क्या होगा एट द एंड जो क्रॉप्स है वो क्या होंगे, अब जो सारे जो क्रॉप्स है उन्होंने यूज कर लिए सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को. अब जो सॉइल है वो बिल्कुल इनफर्टाइल हो जाएगी, वो बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट सॉइल नहीं रहेगी क्रॉप्स के लिए, बिकॉज उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं अब, ठीक है. तो इनफर्टाइल हो जाएगी और कोई भी क्रॉप्स का ग्रोथ जो है अलाउ नहीं करेगी. टू अवॉइड दिस सिचुएशन
these nutrients need to be replenished from time to time। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करना सॉइल में बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम, यानी कि हर कुछ टाइम में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स की नीड है, वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल को प्रोवाइड करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। This can be done either by natural methods or by adding manures or fertilizers to the soil। ये जो टेक्निक, ये जो मेथड, ये जो हम इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ मैन्योर्स ऐड करते, खाद ऐड करते, उसमें टाइम टू टाइम खाद ऐड करते रहे तो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी सॉइल में। फर्टिलाइजर्स ऐड करते रहे सॉइल में तो फर्टिलाइजर्स से न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। एंड दिस कैन बी डन मेथड, नेचुरल मेथड से भी हो जाता है, या मतलब नेचुरली जो सॉइल है उसमें डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, प्लांट्स होते हैं तो सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बनते रहते हैं। लेकिन और नहीं बनते तो कई बार हमें, इवन मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव टू ऐड द मैन्योर टाइम टू टाइम एंड फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल सो दैट द सॉइल डजंट बिकम इनफर्टाइल फॉर द क्रॉप्स। और जो न्यूट्रिएंट्स है जो क्रॉप यूज अप कर रहा है वो बार बार हम सॉइल को देते रहे, उस जो भी उस रिक्वायरमेंट है क्रॉप को वो सॉइल्स के थ्रू मिलता रहे। Next is natural methods। There are certain natural methods that help in regaining the lost nutrients in the soil। These are as follows। क्या होता है कि कुछ ऐसे नेचुरल मेथड्स भी हैं जिससे जो सॉइल में जो लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिगेन करा जा सकता है। वो कौन से हैं नेचुरल मेथड्स? फील्ड फैलो। Field fallow, one of the way to allow land to naturally regain the nutrients is to leave the land free or fallow for one or more season। Dead plants, animals and other organic matter that collect on the land are decomposed by microbes। क्या I already told you कि क्या होता है, नेचुरली का मीनिंग है कि हम कुछ नहीं करेंगे, नेचर करेगा सॉइल को, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिशमेंट। अब क्या होगा, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होंगे कि इफ द सॉइल इज बिकमिंग इनफर्टाइल, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो लूज हो गए, देन क्या करो, थोड़े एक सीजन के लिए जो लैंड है उसको फ्री छोड़ दो, उसमें कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन मत करो, कुछ एक सीजन का लीव इट एज इट इज, मतलब बिल्कुल क्लीन फील्ड को छोड़ दो फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 सीजन। लैंड फ्री, क्या करेंगे हम, लैंड को फ्री छोड़ देंगे। और फैलो, यानी कि हम या तो फैलो, वी कैन ऑल्सो से कि हमने लैंड को फ्री छोड़ दिया, फेलो कर दिया फॉर 1 और मोर सीजन, या एक से ज्यादा सीजन के लिए उसको छोड़ दो। तो उससे क्या होगा, प्लांट्स, डेड प्लांट्स, एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिक मैटर दैट कलेक्ट ऑन द लैंड आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स। तो जो लैंड पे डेड प्लांट्स, एनिमल्स का जो ऑर्गेनिक मैटर कलेक्ट होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करेंगे और उससे क्या होगा, एट लास्ट उससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल को रिक्वायर्ड है उनका रिप्लेनिशमेंट अपने आप हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा। Thus the nutrients are returned to the soil। जो nutrients है वो soil में return हो जाएंगे। But what we have to do, we have to leave the field free or fallow for approximately 1 or more season। Next, crop rotation। The next method is crop rotation। We can also do this method। crop rotation का क्या मतलब होता है, let's see। Each crop uses some nutrients more or some nutrients less in amount। Farmers therefore change their crop in each season so that the soil is not depleted of any particular nutrient। This is called crop rotation। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, यू कैन गेट बाय द वर्ड ऑल्सो कि क्रॉप्स को रोटेट करते रहना, है ना। What the farmers do is each crop uses some nutrients more or some nutrients less in amount। हर क्रॉप को कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स की, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को ज्यादा होगी किसी की, और किसी को कम होगी, लेकिन हर क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स की नीड तो होती है। सो व्हाट वी कैन डू इज, फार्मर्स क्या करते हैं कि हर सीजन में जो उनका क्रॉप होता है, जो उनकी फसल होती है वो चेंज कर देते हैं। लाइक अगर उन्होंने इस वाले सीजन में टोमेटो का
टोमेटो को ग्रो किया, तो नेक्स्ट सीजन वो चेंज करके व्हीट को ग्रो कर लेंगे, ठीक है। तो वो बाय ईच सीजन वो चेंज करते रहते हैं, ताकि क्या होता है कि टोमेटो को जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की नीड है, व्हीट को उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की नीड ज्यादा नहीं होगी, तो क्या होगा उसमें जो हमारी सॉइल है उसमें डिप्लीटेड नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा जो न्यूट्रिएंट है हमारा, देन उस पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है उसकी बिल्कुल कमी नहीं होगी। लाइक फॉर द वन सीजन एक क्रॉप ग्रो होता है, नेक्स्ट सीजन दूसरे क्रॉप को ग्रो कराते हैं फार्मर्स, ताकि कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बिल्कुल खत्म ना हो हमारी सॉइल में। तो दिस इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। For example है wheat or rice uses up the large amounts of nitrogen from the soil। एग्जाम्पल में हम अगर देखें तो व्हीट और राइस की जो क्रॉप्स होते हैं वो नाइट्रोजन को बहुत यूज करते हैं, नाइट्रोजन का यूज बहुत करते हैं सॉइल से, ठीक है। तो दिस नाइट्रोजन कैन बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड इफ द नेक्स्ट क्रॉप ग्रोन इज अ लेग्यूम लाइक पी और ग्राउंडनट। अब इसको रिप्लेनिश करने के लिए इन दिस सीजन, अगर इस सीजन में व्हीट या राइस को ग्रो करवाया गया, ठीक है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन की नीड होती है व्हीट और राइस को, तो वो नाइट्रोजन को यूज कर लेंगे। अब नेक्स्ट वाला जो सीजन होगा उसमें फार्मर्स क्या करेंगे, लेग्यूम्स को ग्रो कर लेंगे, एज लेग्यूम्स आर अ ग्रेट सोर्स फॉर द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो भी फुलफिलमेंट है, सॉइल को जो भी नाइट्रोजन की नीड है, लेग्यूम प्लांट्स को लगाने से वो नाइट्रोजन की नीड पूरी हो जाएगी। लेग्यूम प्लांट्स कौन से होते हैं, पी एंड ग्राउंडनट, ये लेग्यूम प्लांट्स होते हैं। Bacteria called rhizobium are present in the nodules of roots of leguminous plants. They fix the atmospheric nitrogen to form water-soluble nitrogen compounds. The soil is then ready for the next wheat or rice crop. अब क्या होगा, राइस का जो wheat का क्रॉप हमने लगाया था उसके बाद हम लेग्यूम्स के प्लांट लगाएंगे। लेग्यूम के प्लांट्स क्या करते हैं, लेग्यूम के प्लांट्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज राइजोबियम, जो कि नोड्यूल्स ऑफ रूट्स की जो नोड्यूल्स होती है, लेग्यूम प्लांट्स की जो नोड्यूल्स होती है उसमें प्रेजेंट होता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको फिक्स करते हैं और उसको वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन की जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाती है और वापस नेक्स्ट सीजन में व्हीट और राइस को ग्रो करवाया जा सकता है। Next one is mixed cropping. Next method is mixed cropping. What is mixed cropping? Sometimes two or more crops are grown simultaneously together in the same field. क्या होता है, कई बार दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ उगाते हैं फार्मर्स फील्ड में, ठीक है। Then what happens? This reduces risk and gives some insurance against failure of one of the crops. For example, leguminous crops pea, soybean can be grown together with cereal crops wheat and rice. कई बार फार्मर्स क्या करते हैं, तो दो या दो से ज्यादा जो क्रॉप्स होते हैं उनको एक साथ उगाते हैं। उससे क्या होता है कि ये एश्योरेंस रहती है कि लाइक इफ हमने एक तरफ क्या किया कि एक तरफ तो कोई भी सीरियल प्लांट उगा लिया, व्हीट या फिर राइस, राइट, सीरियल क्रॉप उगा लिया व्हीट या फिर राइस, तो दूसरी साइड में क्या करेंगे, वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स जैसे कि पी और सोयाबीन जो होते हैं उनको ग्रो करवा लेंगे। उससे क्या रहता है कि एक रिस्क खत्म हो जाता है और रिड्यूसेस इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ द वन ऑफ द क्रॉप्स, कि अगर कोई एक क्रॉप खराब हो भी गया पूरी तरीके से, दे विल बी एश्योर्ड दे विल हैव वन मोर और टू मोर क्रॉप्स इन दैट केस, है ना। तो उनके पास दो या दो और बाकी के जो क्रॉप्स है वो तो रहेंगे ना। एंड देन वन मोर थिंग इज दैट कि व्हीट को और राइस को दोनों की नाइट्रोजन की नीड उनको बहुत ज्यादा होती है, और एक तरफ अगर हमने लेग्यूमिनस प्लांट्स और जो को अगर ग्रो करवाया तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का रिप्लेनिशमेंट कर देते हैं सॉइल में। तो दोनों तरफ से क्या होगा कि अगर जो नाइट्रोजन व्हीट और पैडी जो व्हीट और राइस जो यूज अप करेंगे वो वापस जो है रिटेन हो जाएगी थ्रू लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग इज दिस मेथड। नेक्स्ट, intercropping. The next topic is intercropping. It is the practice of growing two or more crops simultaneously in the same field in rows. क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ उगाना, एक साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इन द रोज।
जैसे एक रो तो एक प्लांट की होगी और दूसरी रो जो है दूसरे प्लांट की होगी, दिस इज इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग ये होती है, इट इकोनॉमाइजेज स्पेस एंड टाइम ऑफ कल्टिवेटिंग 2 और मोर क्रॉप्स। उससे क्या होता है कि एक टाइम पर हम दो से ज्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली ग्रो करवा सकते हैं और दोनों के बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, सोयाबीन विद मेज, दोनों को साथ में हम जो है ग्रो करवाते हैं। हाउएवर दीज नेचुरल मेथड्स आर अलोन नॉट इनफ टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड फार्मर्स have to add manures and fertilizers from टाइम टू टाइम। अब सीरियल प्लांट्स नाइट्रोजन को ज्यादा यूज करेंगे, सोयाबीन नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करेगी, तो नेचुरली क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो होगी नहीं। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, नेचुरली ये चीजें रिप्लेनिश नहीं हो पाती है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो नेचुरली रिप्लेनिश नहीं हो पाते हैं सॉइल में इन केसेस में। तो उस केस में क्या करते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो टाइमली मेन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते रहते हैं सॉइल में। नेक्स्ट मेन्योर्स, व्हाट इज मेन्योर? आई टोल्ड यू दैट मेन्योर इन हिंदी, मेन्योर को हम क्या बोलते हैं? खाद बोलते हैं। Manures are organic substances obtained from dead plants and animal waste. Manure जो होते हैं वो organic substances होते हैं जो कि हमें किससे मिलते हैं? Dead plants और animal की जो waste होती है उससे मिलते हैं। ठीक है, so green manure is made from crops grown specifically to be plowed into the soil while they are still green, that is legumes, ryegrass, fenugreek, etc. to improve the fertility of the soil. Animal manure consists of animal waste. See, what happens is, what is manure? Manure is the organic substance obtained from dead animals and plants. से जो हमें organic substance मिलता है उसको हम manure बोलते हैं, खाद बोलते हैं। See, then green manure is made from crops grown specifically to be plowed into the soil while they are still green. Green manure जो होती है वो किससे बनती है कि जो green crops होते हैं, that is made from crops grown specifically to be plowed into the soil while they are still green. क्या होता है, जो ऐसे plants जो कि already green है, they are not dead, they are not decaying plants, they are already in the field and they are green, उसको तो उन प्लांट्स को हटाकर उससे ग्रीन मैन्योर बनाई जाती है, हरी खाद बनाई जाती है। दे आर स्टिल ग्रीन, दैट इज लेग्यूम्स। जैसे कि लेग्यूम्स हो गए, लेग्यूम्स को क्या करते हैं, जो उनको प्लो करके और उसके बाद में जो ग्रीन मैन्योर है वो बनाई जाती है। ड्राई ग्रास से भी बनाई जाती है और फेन्यूग्रीक से भी बनाई जाती है, एक्सेट्रा टू इम्प्रूव द सॉइल, इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ताकि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करा जा सके। एनिमल मैन्योर कंसिस्ट ऑफ एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट जो होता है उससे एनिमल मैन्योर बनती है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड मैन्योर्स आर, कुछ कॉमनली यूज्ड मैन्योर्स है जैसे कि फार्म यार्ड मैन्योर, अ मिक्सचर ऑफ डीकम्पोज्ड कैटल डंग, एक्सक्रीटा एंड यूरिन लेफ्ट ओवर फॉडर, कैटल फीड एंड लिटर। क्या होता है, एक then one name is there जो commonly used manure है, that is farm yard manure. farm yard manure क्या होती है, एक मिक्सचर होती है जो कैटल का जो एक्सक्रीटा होता है, डंग जो होता है कैटल का, डग जो होता है कैटल का एक्सक्रीटा और यूरिन जो होता है उससे बनाई जाती है। एंड लेफ्ट ओवर फॉडर, फॉडर जो होता है जो कैटल जिसपे फीड करते हैं, जो खाते हैं, फॉडर वो होता है, फॉडर होता है, और एक्सक्रीटा होता है कैटल का, एंड लिटर होता है। इन सबको मिलाकर क्या बनाया जाता है, फार्म यार्ड जो मैन्योर है वो बनाई जाती है, एंड इट इज अ कॉमनली यूज्ड मैन्योर। ग्रीन मैन्योर कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स, कॉमनली लेग्यूमिनस प्लांट्स व्हिच आर प्लोड along with the plugging of soil. जब सॉइल की प्लगिंग की जाती है तब कुछ ऐसे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है, जो कि हमने अभी ऊपर भी जस्ट हमने ये पढ़ा अभी कि ग्रीन मैन्योर कैसे बनती है, तो ग्रीन मैन्योर जो है वो एक कॉमनली यूज मैन्योर है। ये जो लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं उनको एज इट इज, दे आर नॉट डेड, दे आर ग्रीन, और जब फील्ड में वो लगे हुए होते हैं उनको जब प्लगिंग होती है सॉइल की तो उनको भी प्लो कर दिया जाता है, एंड देन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द ग्रीन मैन्योर। नेक्स्ट, सो कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय
burying all available organic materials in a pit with alternating layers of soil and leaving it to rot. How compost is prepared? कंपोस्ट जो है वो मैन्योर से की तरह नहीं प्रिपेयर होती है, कंपोस्ट अलग तरीके से प्रिपेयर होती है. कंपोस्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं? बाय बरिंग ऑल अवेलेबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन अ पिट. एक खड्डा खोद के उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स उनको बरो करा जाता है, उनको उसमें डाल दिया जाता है अंटिल दे रॉट, जब तक वो सड़ नहीं जाते हैं. ठीक है. एंड देन विद अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ सॉइल, उसके ऊपर सॉइल्स की लेयर्स बनाई जाती है और उसके बाद में उसको पिट में डाल के बड़ो कर दिया जाता है फॉर सम टाइम एंड देन द कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड. बैक्टीरिया एंड फंजाई इन लेयर्स ऑफ सॉइल स्पीड अप द डिकम्पोजिशन. जो बैक्टीरियाज और फंजाई जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल की लेयर्स में, वो क्या करते हैं? इस प्रोसेस को और ज्यादा जल्दी करते हैं. It is rich in organic nutrients but not in some important nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. जो it is rich in organic nutrients. Organic nutrients में तो ये rich होते हैं, organic nutrients इनमें बहुत होते हैं, लेकिन कुछ important जो nutrients होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ये इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं. कंपोस्ट में ये जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट वेरी other important organic nutrients which are essential for the crops are present in compost. The process is by which organic matter is converted into rich humus is called compositing. Compositing is the process by which dead organic matter is converted into rich humus. Rich and humus का मतलब है the humus which is very essential for the crops and very beneficial for the crops and have all the important nutrients which is needed by the crops. तो ऐसी ह्यूमस जब प्रिपेयर करी जाती है डेड ऑर्गेनिक मैटर को यूज करके, डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करके जो रिच ह्यूमस यूज बनाई जाती है, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंपोजिटिंग बोलते हैं. द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू रिच, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको उससे रिच ह्यूमस जब बनाई जाती है, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज कंपोजिटिंग. इट इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट it is considered as the best recycler in the world. इसको कंसीडर करा जाता है कि ये बेस्ट रिसाइकलर है नेचर में, बिकॉज इससे जितना भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो रिसाइकल होके एक ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड विच इज वेरी यूजफुल फॉर द क्रॉप्स. वर्मी कंपोस्ट इज द कंपोस्ट ब्रोकन डाउन बाय अर्थवर्म्स. अर्थवर्म्स से जो अर्थवर्म्स को जब मिट्टी में डाला जाता है, सो दैट द अर्थवर्म्स ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू वर्मी कंपोस्ट. तो इनटू अ कंपोस्ट the earthworms convert the dead organic matter into compost, then that compost is known as vermi compost. because earthworm ने prepare करी है तो उसका नेम क्या हो जाएगा? vermi compost बोला जाएगा उसे. next one, organic fertilizers. See, this is a symbol for organic fertilizers. You can see a crop and a earthworm around it. It is showing that earthworm is very huge. Earthworm is also known as farmer's friend because they use they help the crops with all the they प्रोवाइड द क्रॉप्स ऑल द बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स. जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट करते हैं कंपोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट कहलाता है वो, और वो प्रोसेस कौन करते हैं? अर्थवर्म्स करते हैं, इसलिए अर्थवर्म्स आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड. नेक्स्ट वन, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर. खाद को यूज करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. द फर्स्ट वन इज मैन्योर प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल व्हिच इंप्रूव्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल. जो मैन्योर है वो सॉइल की जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको बहुत एनरिच करती है, सॉइल को बेनिफिशियल बनाती है क्रॉप्स के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, जो सॉइल की जो ह्यूमस है उसको भी इंक्रीज करती है. इट रिस्टोर्स द सॉइल टेक्सचर. सॉइल का जो टेक्सचर है उसको ये रिस्टोर करती है मैन्योर जो है सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो ज्यादा ड्राई ना हो, मॉइस्ट रहे, बिकॉज मॉइस्ट सॉइल इज बेनिफिशियल, तो उसको भी इंश्योर करती है.
improves water holding capacity of the soil की water holding capacity of the soil is very important factor which plays an important factor in the development of the crops. जो soil है वो water को hold कर सके so that the roots can take up the water. इसलिए जरूरी है कि जो सॉइल है वो वाटर की अच्छी कैपेसिटी को होल्ड कर सके. तो मैन्योर क्या करती है, जो सॉइल होती है उसके जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करती है, विच इन रिटर्न जो क्रॉप्स होते हैं उनके लिए वाटर अवेलेबल रहता है सॉइल में, दे कैन टेक अप द वाटर. इट मेक्स सॉइल पोरस एंड एरिएटेड. सॉइल को पोरस बनाती है, सॉइल में पोर्स प्रेजेंट हो, और एरिएटेड यानी कि एयर जो है वो पास हो सके सॉइल से, ये भी इंश्योर करती है मैन्योर. इट replenishes soil with all the nutrients. As we know, the manure is rich in organic nutrients. उसमें होते हैं, और जो soil होती है उसके अंदर बहुत सारे nutrients होते हैं जो हमारे crops के लिए बहुत beneficial होते हैं. तो वो जब nutrients हम manure में जो present होते हैं और manure को जब हम soil के साथ mix up करते हैं, soil के through वो nutrients plant use कर लेते हैं और crops को ये बहुत beneficial prove होता है ये. As manure is actually the as manure has so many organic nutrients in it. manure के पास बहुत सारे organic nutrients present होते हैं, तो ये organic nutrients crop के लिए बहुत beneficial होते हैं and crop की development भी इन्हीं nutrients की वजह से हो पाती है. Next, fertilizers एक तरफ if I say मैन्योर का जस्ट अपोजिट फर्टिलाइजर्स होता है. मैन्योर इज नेचुरली प्रिपेयर्ड इन द नेचर, नॉट बाय द ह्यूमंस. ह्यूमंस ने इसको प्रिपेयर नहीं करा मैन्योर को. खाद जो है वो नेचर ने बनाई, नेचर के थ्रू हमने उसको डेवलपमेंट किया. लेकिन फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ह्यूमंस ने खुद ने प्रिपेयर करे फॉर द क्रॉप्स एंड टू with some adding some nutrients so that they can be added to the fertilizers can be added to the soil, and the fertilizers ensure that the proper nutrients are available to the crop. Fertilizers are human made chemical substances. जो fertilizers होते हैं वो human made chemical substances होते हैं जो कि human में prepare करें और कुछ chemicals का use करके prepare करें, that contain one or more nutrients essential for plant growth. ये जो fertilizers होते हैं इनमें एक या एक से ज्यादा nutrients present होते हैं जो plant की growth के लिए beneficial होते हैं. The most widely used fertilizers are NPK fertilizers. सबसे ज्यादा इन fertilizers का use होता है. N stands for nitrogen, P stands for phosphorus, K stands for potassium. As I already told you in the previous slide, हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जो होते हैं वो कंपोस्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं. बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कंपोस्ट में, लेकिन नाइट्रोजन, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो ये फर्टिलाइजर्स के थ्रू ऐड करवाए जाते हैं सॉइल में. सी द मोस्ट वाइडली यूज्ड फर्टिलाइजर्स आर एनपीके फर्टिलाइजर्स दैट आर रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम सॉल्ट्स. एनपीके फर्टिलाइजर्स के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, फॉस्फोरस होती है और पोटेशियम होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये मोस्ट वाइडली यूज करे जाते हैं बिकॉज कंपोस्ट के थ्रू ये जो न्यूट्रिएंट्स है प्रोवाइड नहीं कर सकते हम क्रॉप्स को, तो फर्टिलाइजर्स को सॉइल में ऐड करा जाता है, एनपीके फर्टिलाइजर्स को ऐड करा जाता है सो दैट प्लांट को जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस की जो नीड है उसको हम फुलफिल कर सके. They are easy to store and handle since they are soluble in water. They are directly absorbed by plants and greatly increase crop yields. ये जो fertilizers होते हैं ये बहुत easy होते हैं कैरी करने के लिए और हैंडल इनको आराम से करा जा सकता है. ये वाटर में soluble होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, इसलिए वाटर में घोल के जो वाटर soluble होते हैं तो वाटर में घोल के ये सॉइल में छिड़क दिए जाते हैं एंड देन सॉइल के थ्रू ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन फर्टिलाइजर्स को और इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको यूज कर लेते हैं. इससे क्या होता है कि जो क्रॉप होती है उसकी यील्ड बहुत ग्रेटली इंक्रीज होती है. जो क्रॉप की जो यील्ड है वो इंक्रीज होती है और क्रॉप्स जो होते हैं वो हेल्दी भी होते हैं.
Fertilizers rich in individual nutrients such as nitrogen fertilizers may also can be used. But कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ fertilizers जो होते हैं, if like one fertilizer is only rich in nitrogen, तो ये भी होता है कई बार कि एंड जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एनपीके का फर्टिलाइजर्स हमें यूज करना है. अगर किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की नीड है प्लांट को लाइक नाइट्रोजन, तो हम सिर्फ नाइट्रोजन वाला जो फर्टिलाइजर है उसको यूज कर सकते हैं हमारे क्रॉप के लिए. नेक्स्ट वन, सम कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स. कुछ फर्टिलाइजर्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज करे जाते हैं एंड वी विल लर्न अबाउट दीज फर्टिलाइजर्स. First one is urea. You must have heard the name before also. Urea, the mineral nutrient which is very high in urea is nitrogen. Nitrogen बहुत present होता है, farmers use करते हैं यूरिया को, plants में अपने crops में use करा जाता है यूरिया fertilizers का, जो कि नाइट्रोजन में बहुत rich होते हैं और fulfill करते हैं नाइट्रोजन needs को soil की. Super phosphate of lime. Next name is super phosphate of lime. As you can get from the word, इसमें मिनरल कौन सा होगा? एक तो फॉस्फेट होगा और दूसरा जो होगा कैल्शियम होगा. सेकेंड वन इज फॉस्फेट एंड कैल्शियम. यू हैव टू कीप दिस टेबल इन माइंड कि कौन सा जो फर्टिलाइजर है वो कौन से न्यूट्रिएंट में रिच होता है और कौन सा न्यूट्रिएंट बेसिकली उस कोई भी पर्टिकुलर फर्टिलाइजर में प्रेजेंट होता है. इस टेबल से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में. नेक्स्ट वन, डायअमोनियम फॉस्फेट. एज यू कैन गेट फ्रॉम द वर्ड phosphate, that means phosphorus present होगा. Diammonium is diammonium phosphate is also known as DAP and nitrogen and phosphorus इसमें present होता है. Now if let's take an example. कोई भी crop है, उसको सिर्फ नाइट्रोजन की नीड है, सिर्फ नाइट्रोजन की नीड है and I have to provide that nitrogen through fertilizers. Then which fertilizer will I use? Urea, because सिर्फ यूरिया जो है सिर्फ नाइट्रोजन की नीड है और कोई न्यूट्रिएंट की नीड ही नहीं है, तो मैं यूरिया यूज करूंगी. बट इफ आई से आई हैव अ क्रॉप एंड दैट नीड्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बोथ, उसको दोनों न्यूट्रिएंट्स चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए और फॉस्फोरस भी चाहिए. देन विच फर्टिलाइजर विल आई यूज? Should I use ammonium phosphate, diammonium phosphate? Then मैं कौन सा फर्टिलाइजर यूज करूंगी? डायअमोनियम फॉस्फेट यूज करूंगी बिकॉज उसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है. नेक्स्ट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैन, CAN, कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट. इसमें क्या होगा? कौन से मिनरल होंगे? कैल्शियम एंड नाइट्रोजन. अब नाउ इफ आई से आई हैव अ क्रॉप, इट रिक्वायर्स नाइट्रोजन एंड कैल्शियम. व्हिच फर्टिलाइजर शुड आई यूज? What will be your answer? That you, ma'am, you can use CAN, calcium ammonium nitrate fertilizers to provide nitrogen and calcium to the crops. I hope you got this table. This table is important from the point of view of exam, because exam में आपके आ सकती है और आपको एक माइंड में रखना होगा कि कौन सा जो फर्टिलाइजर है वो कौन से न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करता है. नेक्स्ट इज ओलंपियाड बाइट. Chemical fertilizers may degrade soil quality. They may get washed into water bodies through leaching and harm fish and other aquatic animals. अब क्या होता है, कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं? सॉइल की जो क्वालिटी होती है उसको डिग्रेड कर देते हैं, उस जो सॉइल की हमारी क्वालिटी होती है उसको कम कर देते हैं. ठीक है. देन दे मे गेट वॉश्ड इनटू द वाटर बॉडीज थ्रू लीचिंग एंड हार्म फिशेज एंड एक्वेटिक एनिमल्स. अब क्या हो सकता है कि कई बार ये भी हो सकता है कि जो सॉइल के थ्रू वो फर्टिलाइजर्स है जो वॉश अवे होकर वाटर बॉडीज में चले जाए. अब वाटर बॉडीज में जो फिशेज होंगी, एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, वो उन केमिकल्स को अगर खा लेंगे, देन उन केमिकल्स की वजह से वो फिशेज और एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म होगा. सीपेज इनटू ग्राउंड वाटर इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो. नाउ इफ अगर कुछ होल्स के थ्रू अगर वो सॉइल से ग्राउंड वाटर में अगर वो फर्टिलाइजर्स एंटर हो गए, तो ग्राउंड वाटर को तो ह्यूमन बींग्स भी यूज कर रहे हैं, तो वो फर्टिलाइजर्स ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जाएंगे और हमें ह्यूमन बींग्स को भी वो हार्म करेंगे. देयर ओवरयूज शुड देयरफॉर बी अवॉइडेड. इसलिए फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका ओवरयूज जो है वो अवॉइड करना चाहिए, सो दैट
उसकी वजह से ह्यूमन बींग्स को, अदर एनिमल्स को कोई हार्म ना हो। नेक्स्ट वन, so difference between manure and fertilizers, this table is also very important। manure और fertilizers के बीच में आपको difference पता होने चाहिए, इससे questions arise हो सकते हैं। first one, these are natural organic substances। I already told you, explained you, जो manure होती है वो naturally prepare करता है, nature prepare करता है, इसलिए natural organic substance होते हैं। लेकिन fertilizers are inorganic salts made by humans, जो हम humans ने बनाए हैं fertilizers, इसलिए ये inorganic होते हैं। they are rich in humus but not in inorganic nutrients। जो manure होती है वो humus में तो rich होती है, जो खाद होती है वो humus में तो rich होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एनपीके जैसे हमने बात करी उनमें रिच नहीं होती है। फर्टिलाइजर्स आर रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बट डू नॉट कंटेन ह्यूमस, तो इसका अपोजिट इसमें आ जाएगा कि फर्टिलाइजर्स में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन ह्यूमस जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है फर्टिलाइजर्स में। These are prepared in fields। मैन्योर को फील्ड में प्रिपेयर करवाया जाता है ना, अर्थवॉर्म के थ्रू प्रिपेयर करवाया जाता है या फिर जो भी नेचुरल मेथड्स है उनके थ्रू फील्ड में ही प्रिपेयर करवाया जाता है। These are prepared in factories, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको ह्यूमन बींग्स फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं। Manure is not nutrient specific, it only removes the general deficiency of the soil। As we can see कि manure में कोई particular जो nutrients होते हैं उसकी deficiency को पूरी नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि manure सिर्फ नाइट्रोजन की deficiency को ही पूरी करेगी। It generally रिमूव्स द डेफिशिएंसी ऑफ द, यानी जो जनरल डेफिशिएंसी जो है सॉइल में उनको रिमूव करने का वर्क करती है मैन्योर। लेकिन बट इफ आई टॉक अबाउट फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। हमने अभी जस्ट देखा था कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के में, जैसे कोई फर्टिलाइजर है तो वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ही कंटेन करेगा, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स अगर हमें प्रोवाइड करने हैं सॉइल को तो हमें फर्टिलाइजर्स ही यूज करने पड़ेंगे। बट अगर जनरली हमें जो सॉइल है उसकी हेल्थ को इंप्रूव करना है, सॉइल में कोई जनरली कोई डेफिशिएंसीज है उनको हटाना है, तो हम मैन्योर का यूज कर सकते हैं। मैन्योर इज नॉट रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर, थस इट इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट स्लोली। तो क्या होता है, मैन्योर जो होती है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होती है, इसलिए प्लांट्स इसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं, स्लोली एब्जॉर्ब करते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट फर्टिलाइजर्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड आर रेडियली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। आराम से प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर और मिनरल्स के साथ में इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बिकॉज फर्टिलाइजर्स आर वाटर सोल्यूबल। मैन्योर्स डू नॉट कॉज पोल्यूशन। मैन्योर जो है वो किसी भी टाइप का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है, लेकिन फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स होते हैं और अगर केमिकल्स अगर वॉश अवे होकर वाटर बॉडीज में चले जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है, इसलिए फर्टिलाइजर्स कॉज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। और ओवर यूज अगर हो रहा है फर्टिलाइजर्स का तो उससे सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन होता है। लेकिन मैन्योर जो है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होती है, इसलिए वो कोई भी पोल्यूशन कॉज नहीं करती है। नेक्स्ट, so next is our self test tool। Let's go through some questions। You can take out your rough notebook and start doing, you can pause the video, you can do the question by yourself and then you can check the answer through the video। Next, self test 2, question number 1, the process of loosening and turning the soil is called manuring, drilling, tilling and sowing। See, manuring तो बिल्कुल नहीं होगा, मैन्योरिंग इज प्रोवाइडिंग द मैन्योर टू द सॉइल। ड्रिलिंग इज एक्चुअली द सीड ड्रिलिंग, सीड्स को सो करना इज नोन एज ड्रिलिंग। टिलिंग इज ऑल्सो नोन एज प्लाइंग। सो द आंसर विल बी सी, एज इट इज सेम एज प्लगिंग। नेक्स्ट, सोइंग, सोइंग भी नहीं होगा, तो द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, which of the following is correct regarding the preparation of soil? It allows the roots to penetrate deep into the soil. Yes, it is correct. It allows the roots to breathe. Yes. Next, it helps in the growth of microorganisms in the soil. Yes. All of this will be the answer because soil की preparation जो हम करते हैं वो तीनों के लिए, तीनों जो है रोल प्ले करती है। ये तीनों चीजें होती है सॉइल की प्रिपरेशन जो अगर हम करते हैं तो ये तीनों बेनिफिट्स हमें होते हैं। द आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रीस्टोर न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल? क्रॉप रोटेशन, यस, इससे भी होता है। फील्ड फेलो, फील्ड को फ्री छोड़ देना एक सीजन के लिए, यस।
Harvesting? No. The answer will be D. Both A and B. दोनों जो है methods होते हैं जिससे हम जो रिस्टोर कर सकते हैं न्यूट्रिएंट कंटेंट है सॉइल का उसको. नेक्स्ट, undamaged seeds are dash than the damaged seeds. See, we have already learned that we do an experiment in which we put a handful of seeds in a beaker of water. The seeds that are floating are damaged, and the seeds which are settled down in the beaker are undamaged, or we can say healthy seeds. As we know that the things that settle down in the water are heavy, right? And the seeds that float on the water are light. So the answer will be undamaged seeds are. Undamaged seeds ये थे, are dash than the damaged seeds. क्या होंगे? हैवी होंगे, बिकॉज अनडैमेज सीड्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं, हैवियर देन द डैमेज सीड्स. तो आंसर विल बी ए. नेक्स्ट, so the next question is, which of the following is true regarding the given figure? You can see this figure. Now let's read out the statements. It is used for tilling, removing the weeds and scraping the soil. Tilling is same as plowing, right? It was same as plowing. Now it consists of a triangular iron strip called, this one is correct, this statement is correct regarding this. It consists of a triangular iron strip called plow shaft. No, it is not known as plow shaft, it is known as plowshare. ठीक है? It is a cultivator which is driven by a tractor. No, it is not a cultivator. This is also wrong. If यहाँ पे आता plowshare, then it would be correct. Next, it has a long shaft of wood called plowshare. No, अब यहाँ पे क्या आएगा? Plow shaft. Then this statement is also incorrect. And which is the true statement? अब इनमें से true statements को, wait, this is wrong. Which is the true statement? Only first one. So the answer will be A. So I hope you got all the answers correct. Now we will start with the next session with a new topic, and till then stay tuned for the next video. Thank you so much.